बढ़िया, मैं भी बढ़िया, जबरदस्त, मैं भी जबरदस्त। आज का हमारा जो क्लास है वो टोटल आउट ऑफ केमिस्ट्री का है और आप सब मेरे बारे में जानते हो। मेरा नाम विकास। इस फील्ड में पिछले कुछ महीनों का एक्सपीरियंस है और मैं पिछले कुछ महीनों के एक्सपीरियंस के दम पर मैं आज आपके सामने एक न्यू टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ। मुझे आशा नहीं, उम्मीद है पिछला वाला जो हमारा क्लास डाला गया था, अपलोड किया गया था, आप लोगों ने बहुत खुशी, बहुत प्यार दिया। मुझे जान करके इतना हायर एनर्जी आ रही है कि शायद मैं बता नहीं सकता हूँ। इसीलिए उसके आगे के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, माल अधिक है, टाइम कम है, और जहाँ माल अधिक होता है टाइम कम, वहाँ टाइम अधिक देना अनिवार्य है। तो बातें करने के लिए भी बहुत समय बाकी है, लेकिन टॉपिक खत्म करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। तो आज का जो हमारा टॉपिक मैंने बता दिया, मैं कल के टॉपिक को थोड़ा सा क्विक रिवीजन करना चाहता हूँ एक शॉर्ट में। सिर्फ 5 मिनट आप मुझे दीजिए और मैं 5 मिनट में आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा, एज इट माई प्रॉमिस। इट्स ओके। तो देखिए यार, क्या ही होता है ना, एक्चुअली रिवीजन कैसा होता है, क्विक रिवीजन। जैसे डाल्टन आया, सारा कांसेप्ट थ्योरेटिकल था, वहां से क्वेश्चन भी आने की चांसेस 0 है। फिर भी वहां की चीजें अगर आप नहीं पढ़ोगे तो शायद आज के जो टॉपिक होने वाला है मेडियर, वो आप अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आज के टॉपिक में, कल के टॉपिक में हमने ये पढ़ रखा था कि जो डाल्टन था, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि ये अविभाज्य होता है, इससे छोटा कोई भी कण नहीं होते हैं। वही दूसरी तरफ रदरफोर्ड, जे थॉमसन, न्यूटन, चेडविक, ये सारे वैज्ञानिक ने आया, कहा मैं प्रूव कर सकता हूं उससे भी छोटे छोटे कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को लाया रख दिया। अब जे थॉमसन ने अपने मॉडल को देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने मॉडल में एक चीज जिक्र किया, एक्सपीरियंस के दौरान जिक्र किया कि ये इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार दशा होता है जिस प्रकार तरबूज में उसके काले काले बीज धंसे होते हैं। अब भाई साहब अपना दिमाग लगाओ ना भैया, अगर कोई भी चीज धंस जाएगी तो ग्रोथ कैसे करेगी? इस बात पर रदरफोर्ड ने इनकी ड्रॉबैक कर दिया, इनके मॉडल को वहीं पर निरस्त कर दिया गया। अगला सेकंड जो काम आता है, अब आते हैं रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट ने अपने जेन्युइन तरीके से जो चीज का इस्तेमाल किया, उन्होंने ढेर सारी अल्फा कण का बौछार किया और उन्होंने ये भी प्रूफ कर दिया कि इस एटम के अंदर, समझ रहे हैं मेरी बात, उस एटम, उस परमाणु के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा जरूर कण होता है। वो क्या कण होता है? क्योंकि उन्होंने 2000 पार्टिकल्स गुजारे थे, उसमें से सारे पार्टिकल्स सीधे निकल जा रहे थे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स एज इट थे माय डियर, 2000 में से मैं कहूंगा एक पार्टिकल जो उसी मार्ग में सीधे वापस आ रहा था। इस बात ने उनके निष्कर्ष में जब निकाला, कहा जरूर परमाणु खोखला है, लेकिन सेंटर में कुछ ना कुछ है उसके सेंटर को उन्होंने क्या कर दिया, नाभिक कर दिया। परमाणु का जो सेंटर होता है उसको उन्होंने नाभिक बोला। बात यहां पर भी ठीक थी, क्योंकि आपको पता है कि जो परमाणु की साइज होती है वो 10⁻⁻10 मीटर की होती है, और जबकि नाभिक की साइज 10⁻15 मीटर की होती है, और एक फर्मी बराबर 10⁻15 फर्मी होता है, 15 मीटर होते हैं भैया। और जब भी एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर्स, 10⁻10 मीटर्स होते हैं। यहां तक सब अपनी अपनी खुशियों को लेकर के बरकरार थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भी ज्यादा दिन तक इस पर रिसर्च नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने बोला अपने इस मॉडल में कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने नाभिक के चारों ओर इस तरीके से चक्कर काटता है, इतना तेजी चक्कर लगाता रहता है, और इन कक्षाओं का नाम भी दे रखा था KLM। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार चक्कर लगाता है, एक विकास का मॉडल दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस तरह एक लड़का एक लड़की का चक्कर लगाता है। आप समझ सकते हो कि लड़का जब एक लड़की का चक्कर लगाता है तो विनाश की घड़ियां स्टार्ट हो जाती है। मिलता जुलता कुछ नहीं है, बस विनाश की घड़ी स्टार्ट होती है, टाइम का बेस्ट, टाइम उसका पूरी तरीके से बर्बाद होता रहता है। मैं इस टॉपिक पर नहीं गहराई में जाना चाहता हूं, बस इतना आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन को आप एक बॉय मान लीजिए और नाभिक को आप एक गर्ल मान लीजिए। समझ रहे हैं? अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरेगा तो विनाश होगा, जिस तरह एक लड़का एक लड़की के प्यार में डूबता है तो विनाश के सिवाय कुछ भी नहीं होता है। उसी प्रकार से ये भी है, लेकिन जो रदरफोर्ड था, उन्होंने अपने मॉडल में थोड़ा ट्विस्ट लाया। क्या ट्विस्ट लाया जानना चाहोगे आप? बिल्कुल बताएंगे आपको, छोड़ेंगे तो नहीं भाई ऐसे। अब उन्होंने कहा भाई ट्विस्ट क्या लाया अपनी कहानी में, उन्होंने एक ग्रही मॉडल भी दिया। जी हाँ, रदरफोर्ड, कभी कभी पूछा जाता है कि रदरफोर्ड का ग्रही मॉडल क्या था। एक्चुअली उन्होंने अपनी इस पृथ्वी जो है ना, इसकी कंपैरिजन उन्होंने सूर्य से कर रखा था। उन्होंने सूर्य से कंपैरिजन किया, कहा भाई सूर्य का पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। आप सब जानते होंगे कि सूर्य चक्कर लगाता है, लेकिन नहीं, ऐसा गलत है। पृथ्वी एक ग्रह का काम करती है जो उसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती है 24 आवर। बट एक चीज आपको नया सीखने का मौका दूंगा, एक चीज नया सीखने का इवेंट रखना पड़ेगा। क्या है वो, किस तरीके का सिलसिला रहा है, उस प्रॉमिस चीज को हम बताएंगे आपको। ईएम, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ने इसकी मदद से ये बताया गया भाई, इसकी सहायता से ये कहा गया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई व्यक्ति हो चाहे जो इस संसार में, अगर जो चलेगा उसमें एनर्जी की तो हानि होगी ना। और इलेक्ट्रॉन सपोर्ट दैट अपने नाभिक के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। माय डियर, अगर मैं बता दूं आपको कि एक्चुअली में जो इन्होंने बात बोला था रदरफोर्ड ने, ये पूरी तरीके से गलत। आप भी सोचो ना यार, उसकी एनर्जी हानि होगी कि नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, और जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हानि होगी तो कहां गिरेगा भैया? एक ही सहारा है, गिरेगा तो नाभिक में, और जो चीज नाभिक में गया उसमें विनाश की घड़ी स्टार्ट हो गई, अपनी विनाश की घड़ी स्वयं स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट, यहां तक हम लोगों ने पढ़ रखा था, कल के बाद को रिवीजन किया। ठीक है, फालतू कुछ था नहीं, थोड़ा सा ट्विक था, बस उसी ट्विक को और ज्यादा ट्विस्ट बनाने के लिए आपके सामने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं। आपकी जिंदगी में से 5%। ठीक है, अब अगला ट्विस्ट जो कहानी आने वाली थी कुछ अलग थी। अब प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत आ गया, जो आज न्यू टॉपिक चलने वाला है। ठीक है, हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम विकास और मैं पिछले कुछ महीनों का एक्सपीरियंस लेकर आया हूं और आपके सामने रूबरता के साथ फिजिकल केमिस्ट्री को डील करूंगा। जितना हो सकता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज लेक्चर नंबर 2
टू रहने वाला है। और इस लेक्चर नंबर 2 में आज का हमारा जो गोल्स होने वाला है वो गोल्स पहले एक बार अपन लोग डिसाइड कर ले, उसके बाद एक बाई मतलब 1 by 1 पर अपन डिसीजन लेंगे और फोड़ेंगे। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं क्या ये टॉपिक। पहला, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। दूसरा, परमाणु और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। इन दो टॉपिक को लेकर अपन बात करेंगे। तीसरा है समस्थानिक, आइसोटोप्स। अगला है समभारिक, जिसको हम कहते हैं आइसोबार्स। अगला आइसोडायफार्स। और अगला है सम न्यूट्रॉनिक, आइसोस्टर्स, औसत परमाणु भार और सम क्वेश्चंस। जी हाँ, और हम सम क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, टॉपिक का नाम डाल दे एटॉमिक स्ट्रक्चर, STRUCTURA ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हिंदी भाषा में शायद आप लोग जानते हो कि हिंदी भाषा में इसको परमाणु संरचना का नाम देते हैं। परमाणु संरचना। थोड़ा सा मैं आपसे माफी मांग का क्वांटम, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत में क्या होता है मैं बता दूं, एक बार समझा दूं आपको कि जो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत होता है, आपने लाइट प्रकाश देखा होगा। प्रकाश से जो छोटा छोटा पैकेट या ऊर्जा या बंडल के रूप में आता है ना, उसी को हम प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। उसको हम प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत के साथ साथ क्वांटा, फोटॉन, कुछ भी कह सकते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट नहीं है भैया, पैकेट है। ठीक है, पैकेट, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल जो उत्सर्जित होता है लाइट से, सोर्स से। ठीक है, उसको हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है, उसको जिसको हम क्वांटा या फोटॉन, सीधी सी बात है, फोटॉन कहते हैं। ठीक है, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फोटॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ई प्रोपोर्शनल होता है न्यू। और आपको मैं बताने के लिए बता दूं कि प्रोपोर्शनल जो न्यू होता है, न्यू आवृत्ति होती है। और जब भी फोटॉन का मान बढ़ेगा तो आवृत्ति भी बढ़ती है। कभी कभी न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आवृत्ति और फोटॉन में क्या संबंध है। तो जैसे जैसे आवृत्ति पूरी तरीके से फोटॉन या क्वांटा की एनर्जी पर डिपेंड होता है। जी हाँ, ई प्रोपोर्शनल न्यू होता है। और आप सब जानते हो कि प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर हम क्या ही लेने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा भैया इधर कि ई प्रोपोर्शनल है, इसको इज इक्वल टू बनाएंगे तो एच न्यू आ जाएगा, एच न्यू। ठीक है, वी नहीं है, न्यू है। मैं साथ के साथ यहाँ लिख भी दे रहा हूँ न्यू, यहाँ पर लिखना अच्छा नहीं है। ई इज इक्वल टू एच न्यू है। और मैं जिट आपको बता दूं कि न्यू जो होता है वो होता सी बाई लेमडा। न्यू बराबर सी बाई लेमडा होता है। तो क्या मैं न्यू के स्थान पर सी बाई लेमडा लिख सकता हूँ? तो इसी चीज को और भी मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बाई लेमडा। अब मैं बता दूं आपको कि जहां में, यहां देखिएगा, जहां में मैं बता दूं कि ई जो है वो फोटॉन है। ई क्या है माय डियर? फोटॉन है। और आपका एच प्लैंक स्थिरांक है, प्लैंक स्थिरांक है। और न्यू जो है वो आवृत्ति है। और सी प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल या इलेक्ट्रॉन की चाल, प्रकाश की चाल है। ठीक है, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और जो लैम्डा है वो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, सब लिख दिया हूँ। एच की वैल्यू फिक्स है, ध्यान देना, पॉइंट याद रखने योग्य है। लर्न टू पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, लर्न टू पॉइंट।
लर्न टू पॉइंट में क्या करना है, एच यानी प्लांक स्थिरांक की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। और मैं आपको बता दूं सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर टोटल कर दूं ना एच सी बराबर तो 20 लगभग मैं बता दे रहा हूँ 20 इंटू 10⁻26 ये वैल्यू होती है। इसको आप याद रखो तो बेटर है, ठीक है। अभी आपके लिए मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार एच सी आएगा तो वहाँ आपको प्रॉब्लम पड़ सकता है। बार बार एच सी आने पर प्रॉब्लम आपको होगा, मुझे पता है। इस वजह से बेटर है कि पहले से याद रखो, ताकि न्यूमेरिकल हमारे पास टाइम नहीं हो, नीट के एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम दो, वहाँ मैक्सिमम एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रहने वाला आपके पास टाइम। अब 1 मिनट में सोचोगे तो कम से कम 30 सेकंड लगेगा भैया। तो कुछ चीज़ें जो फंडा याद रखने वाला फंडा है उसे याद ही रखो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा है, ओके। इतनी सारी बातें हैं, लर्न टू पॉइंट है, ये सारे पॉइंटेड है। आप एक काम कीजिए, हम तो लिखेंगे ही लिखेंगे, एक काम कीजिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप भी हमारे साथ लिखते रहो ताकि आपका भी काम बनता रहे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि और भी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई हैं। आगे देखिए भैया साहब, आगे देखिए इसके बाद क्या होने वाला। देखो एक्चुअली मैं जब भी क्वेश्चन आप तो यही फार्मूला लगाओगे ई बराबर एच न्यू, और कभी कभी संख्या में इसको पूछा जाता है तो कभी कभी एन एच सी बाई लैम्डा भी कह देते हैं, ठीक है। जब संख्या आ जाए तब क्वेश्चन में, ठीक है। ये सारा कुछ क्वेश्चन के लिए मैं डील कर रहा हूँ, नहीं तो ये सारी चीज़ें बताने योग्य है नहीं। मेन काम तो यही से स्टार्ट होता है। भले आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन माय डियर स्टूडेंट जहाँ बोरिंग लगता है वही तो भाई दर्द नहीं होगा तो सोओगे कैसे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जो मैंने रख दिया है, ये पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला ही है, ठीक है। अब उसके बाद के टॉपिक को मैं डील करने वाला हूँ, क्या है वो। इसी में हम एक जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कभी कभी ट्विस्ट बदल देता है। आप कहोगे कैसे, वो ट्विस्ट इसलिए बदल देता है बाजे समझ, कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि भाई क्वेश्चन में कि एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा है या फिर कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना, लैम्डा जो तरंग दैर्घ्य की वैल्यू कभी कभी एंगस्ट्रॉम के पद में पूछता है तो कभी कभी नैनोमीटर के पद में पूछता है। अगर एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर नहीं दिया रहेगा और हमसे फोटान पूछेगा तो हमें सिंपल सी बात है, हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा जो बैक आप देख रहे हैं, ई बराबर एच न्यू, और न्यू सी बाई लैम्डा होता है। और एक चीज मैं और इसमें बता देना चाहता हूं कि जो ई है ई प्रोपोर्शनल 1 लैम्डा होता है भाई साहब। जब भी फोटान बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य का मान कम हो जाएगा। फोटान के इंक्रीज होने से तरंग दैर्घ्य का मान कम होता है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ई जो है लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ई का मान अधिक करोगे तो लैम्डा का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में तो अपन बाद में बात करेंगे। अभी एक दो क्वेश्चन इस पर भी रिलेटेड है, एक दो क्वेश्चन यहां से भी आने की कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। ठीक है भैया, उसके बाद है हम आपको जैसे मान लीजिए एंगस्ट्रॉम के पद में दे दिया तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे। अगर नैनोमीटर में अगर लैम्डा का मान डिसाइड होता है कि लैम्डा का मान देगा किसमें, कभी कभी लैम्डा का मान वो तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में पूछेगा तो कभी कभी लैम्डा का मान वो नैनोमीटर में पूछता है। और आप सबको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होती है। तो एक्चुअली में थोड़ा सा हिसाब किताब इसको बराबर करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, देसी जुगाड़ है। उस देसी जुगाड़ को देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं पॉइंट दर पॉइंट, आपको दिखाई दे रहा होगा ना माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं न्यू पॉइंट ट्रिक TRIC के ट्रिक पर हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। E इज इक्वल टू, ई का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। एक चीज और यहीं पर नोट में डाउन कर लीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, कोई पूछे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। अब आगे इसको जुगाड़ के लिए जब यहां लिख दे रहा हूं क्वेश्चन में कि जब क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम के पदों में हो, जब क्वेश्चन एंगस्ट्रॉम के पदों में हो, जब क्वेश्चन एंगस्ट्रॉम के पद में हो तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है कि E इज इक्वल टू 12,400 बटे लैम्डा का मान एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। ये फार्मूला सेट करके हम काम कर ले जाएंगे। अगर दूसरा कंसेप्ट ये है कि जब मान पहला ये है, दूसरा आपका है कि जब क्वेश्चन
जब क्वेश्चन क्या हो नैनोमीटर के पद में, नैनोमीटर के पदों में हो। क्या मैं कह रहा हूं माय डियर, आप सुनिएगा। जब क्वेश्चन नैनोमीटर के पद में होगा तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक देसी जुगाड़ क्या रखा हूं मैं कि इलेक्ट्रॉन फोटान निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए 1240 बटे लैम्डा का मान नैनोमीटर में। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं जो बताना चाहता हूं, हमारा मेन मकसद है कि आप इस फार्मूले को अपने दिमाग में सेट करो, पहली बात तो। ठीक है, जब मान नैनोमीटर में दे रखा हो तो 1240 बटे लैम्डा का मान लैम्डा कर देना पड़ेगा आपको। और अगर मान जैसे जिट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपके एंगस्ट्रॉम में वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्या करो। और मैं एक चीज बता दूं, इधर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इधर दिखाई दे रहा। मैं इधर कॉन्सेप्ट के लिए, मैं ऐसे समझ में आपको आएगा नहीं, मैं जानता हूं कि कई बार मेरे कमेंट में ऐसे भी कमेंट आ जाते हैं कि सर आप ना एक्चुअली क्या करते हो भैया, आप जो है हम लोगों को कॉन्सेप्ट तो सिखा देते हो लेकिन उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नहीं लेकर आते हो, और क्वेश्चन नहीं बताओगे तो एज इट वो हमें पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा नहीं। मैंने भी बहुत रिसर्च किया, मैंने भी सोचा बात तो सही है यार, अगर हम मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, अगर उस पर एक आध दो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, डीपीपी तो हम कराएंगे ही कराएंगे आपको, लेकिन अगर एक आध दो क्वेश्चन और मैं उसी पर करा दूं तो शायद सोचो कितना अच्छे प्रकार से वो समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसी चीज को और बेहतर बनाने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ट्विस्ट कर रहा हूं। इधर साइड में अगर आपको दिख रहा है तो देखिए, फिर हम इस कॉन्सेप्ट पर डील कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कॉन्सेप्ट के लिए कि 3000 एंगस्ट्रॉम, ध्यान, दोनों मीडियम से अपन लोग करेंगे, ठीक है, दोनों एक फार्मूला एक ट्रिक दोनों के मीडियम से। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटान की जूल में ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा टास्क है आपके सामने। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने ट्विस्ट कर रखा हूं कि 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटान की ऊर्जा हमें जूल में ज्ञात करना है। अब यहाँ फोटान की एनर्जी आ रखा है, मतलब ई है। पहला तो हमें क्वेश्चन को देखना, न्यूमेरिकल करने का सिंपल सा टास्क है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड करें। मैं कह रहा हूं अध्ययन करने के लिए, देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं। 1 से 2 बार आप स्टडी करें, उसको अच्छे प्रकार समझे कि दिया क्या क्या है। तो हमें तो मिल रहा है इसमें, और 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य भाई साहब लैम्डा का मान दे रखा है, और हमें जूल में पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? फोटान की ऊर्जा पूछ रही है। तो सिंपल सॉल्यूशन इसका क्या है माय डियर? सबसे पहले हम वही फार्मूला लगाएंगे जो बचपन में हमको बताया गया था कि E इज इक्वल टू एच न्यू बताया गया था। एच न्यू यानी सी बाई लैम्डा। आइए देखते हैं भाई साहब क्या ही होता है। तो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब जूल, ठीक है। अब E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और न्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं? सी बाई लैम्डा। अभी हमने बताया आपको। अब कहोगे न्यू में क्यों नहीं लिख रहे हो यार? क्योंकि भैया आवृत्ति तो दिया ही नहीं है ना यार, आवृत्ति देगा तब तो हम करेंगे, आवृत्ति नहीं दे रखा है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, लैम्डा का मान दिया है तो हम लैम्डा रख रहे हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा कर दिया। अब एच सी बाई लैम्डा करने का हमारा फायदा क्या होने वाला, देखो E इज इक्वल टू एच सी की वैल्यू हमने अभी भी आपको बता रखा हूं। चाहे तो आप H का मान रख लो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू में C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चाहे तो आप ये कर लो, और चाहे तो आप सिंपल सा याद रखो कि एच सी इज इक्वल टू होता है 20 इंटू 10⁻⁻26। आइए देखते हैं, हम भी भाई डायरेक्ट ही रखेंगे, काहे का बात करेंगे भैया, कौनो बात नहीं इसमें। और लैम्डा का वैल्यू दे रखा है, वो भी एंगस्ट्रॉम के पदों में दे रखा है माय डियर। मैंने अभी बताया हूं कि एंगस्ट्रॉम में पद रहेगा तो हम किस तरीके से फंडे को इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ एंगस्ट्रॉम भी ना देता तो क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए भाई साहब, E इज इक्वल टू सॉरी लैम्डा का मान 3000 एंगस्ट्रॉम है, और आप सबको पता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि आप सबको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। इसी को ले आकर यहाँ पर रखो, 10 क्या -10 मीटर रख सकते हैं कि नहीं भैया? कुछ नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं, एंगस्ट्रॉम के स्थान पर 10⁻−10 किया हूँ। अब सॉल्व सिंपल सा करो भैया, आ जाएगा। देखो 0 से एक 0 काट दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे,
इसको भी काटेंगे, 2 एकम 2 पंचे 10, 0 150, 1/150 इंटू में 10⁻⁻26 इंटू ऊपर चला जाएगा 10 पे खाते -10 जो है ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा। अब 26 में से 10 भैया घटा दो, आप 26 में से 10 घटा ही दो, 26 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा यार, 6 2 1, आपका बचेगा 150 इंटू 10 पे घाते ये हो जाएगा आपको 16 -16 है ना, -16 कर दे रहा हूँ। तो क्यों ना 19 इसको करने के लिए हमें इसको 2 और दे दें तो काम तो हो ही जाएगा। ठीक है, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है कि हम 3000 जो है, ठीक है, हम इसको क्यों ना 3 बना लेते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। E बराबर 20/3 इंटू 10⁻⁻26, ठीक है, गलतियाँ तो होंगी यार, क्यों इतना इतपाल हो। 10 पे खाते क्या मैं 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। 10 पे खाते -10 है कि नहीं, 10 पे खाते, और आप समझ रहे हैं 10 पर 3 हटा देंगे तो मेरा कुछ ख्याल अलग है। देखो E बराबर 20/3 इंटू 10⁻⁻26 बाई है, ध्यान समझिएगा, 1 मिनट मैं यही कर दे रहा हूँ, 10⁻⁻26 बाई है 10 में 3 घटाओ -7 है ना, और -7 को एज ऊपर ले जाओ, 20/3 इंटू 10⁻⁻26 इंटू 10⁻+7 है ना। कोई चीज़ अगर माइनस में है तो ऊपर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाता है। और देखिए इज इक्वल टू 6.6 तिछाक 18, ठीक है, 6.62 रख दे रहा हूँ इंटू 10⁻⁻ का मेरे इंतजार का चाहा